बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंटली अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी, आज हम डिस्कस करेंगे जो नाम्स है 2022 का पेपर, उसके इंग्लिश पोर्शन को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। He had no worries, his pension was adequate, and there was a little money saved up beside. Option B, he had no worries, his pension was adequate, and there was a little money saved up beside. Option C है, he had no worries, his pension was adequate, and there was a little money saved up beside. Option D, he had no worries, his pension was adequate, and there was a little money saved up besides. ऑप्शन सी ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि आप देखिए यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट है, हैड ऑब्जेक्ट है और नो वरीज ये वर्ब है और नो वरीज ऑब्जेक्ट है, मींस ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और अगर आप अगले सेंटेंस को देखें, अगला ये जो सेमी कॉलन के बाद है, तो देखें हिज पेंशन वॉज एडिक्वेट। अब दोबारा से अलग से सब्जेक्ट आ गया है और उसके बाद इस दूसरे क्लॉज में एंड यूज़ हुआ है। एंड तब यूज़ होता है जब हम दो क्लॉजेस को आपस में, मतलब या एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज है और दोनों को आपस में हमने कनेक्ट करना हो, कोऑर्डिनेट करना हो, तो फिर हम लोग फैन बॉयज का यूज़ करते हैं। तो एक ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक हिज पेंशन वाज एडिक्वेट एंड देयर वाज अ लिटिल मनी सेव्ड अप बिसाइड, ये दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस से अलग करने के लिए हम लोग सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं। और जब हम अगली ही अपनी किसी क्लॉज के अंदर उसको अलग से एक और यानी आइडिया दे रहे होते हैं, तो फिर हम एंड लगाते हैं और एंड से पहले हमारा कोमा लगता है। ठीक हो गया? तो इस वजह से ही हैड नो वरीज, सेमी कॉलन, हिज पेंशन वॉज एडिक्वेट एंड देयर वॉज अ लिटिल मनी सेव्ड अप बिसाइड। ठीक हो गया? ये देखिए, मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन यही लिखी है कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेज और कोमास यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये देखें, the corrected version includes semicolons to separate the two independent clauses and commas to set off the introductory clause and the coordinating conjunction at. This punctuation helps improve the, ये जो punctuation हम सही correct use करते हैं, ये हमारी reader की clarity और smoothness provide करता है reading में या लिखने में। Question number 2 क्या है? Identify the errors and choose the correct option. देयर्स मिस्टर हाशिम, अगर पहली लाइन ही आप पढ़ो तो मिस्टर जो एब्रीविएशन है पहले ऑप्शन में गलत है, क्योंकि एम आर स्मॉल नहीं हो सकता, एम कैपिटल होता है, आर स्मॉल होता है, साथ डॉट लगा होता है, ये तो ऑप्शन गलत। अगर यहाँ देखें देयर्स मिस्टर, ठीक है, मिस्टर हाशिम कैपिटल में लिखा है, प्रॉपर नाउन है। ऑप्शन सी में भी देयर्स मिस्टर हाशिम ठीक लिखा है और ऑप्शन डी में भी देयर्स मिस्टर हाशिम सही लिखा है। अब उसके आगे देखो, यहाँ है हु, यहाँ है विच और यहाँ है हु वाली की तो बात समझ आती है क्योंकि लिविंग पर्सन बंदे की बात हो रही है। विच तो यहाँ आ ही नहीं सकता क्योंकि विच हम नॉन लिविंग पर्सन के लिए रिलेटिव के तौर पे यूज़ करते हैं। तो ये तो गलत हो गया, ऑप्शन सी गलत। अब हु दे से इज़ द बेस्ट पोर्ट्रेट पेंटर इन द टाउन, और डी है देयर्स मिस्टर हाशिम हु दे से इज़ बेस्ट पोर्ट्रेट पेंटर। यहाँ पे ये जो आर्टिकल है द, ऑप्शन डी में नहीं दिया, लेकिन ये तो आएगा। क्यों? क्योंकि हमें स्पेसिफिकली बताया जा रहा है कि वो मिस्टर हाशिम जो कि बेस्ट पोर्ट्रेट पेंटर है टाउन के अंदर। हमें पता है कि कौन है बेस्ट पोर्ट्रेट पेंटर, स्पेसिफिकली मिस्टर हाशिम है, तो इसलिए यहाँ पे द आएगा। दैट्स वाई ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ठीक हो गया? जो एक्सप्लेनेशन इसकी वो यही गिवन है कि ये हु जो होता है, ठीक है, हु करेक्ट है, ये एक रेफर कर रहा है पर्सन को जो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इसके लिए हु यूज़ हुआ है। इसी तरह अगर हम होम की बात करें तो होम भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन ये तब यूज़ किया जाता है जब हम अपने ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहे होते हैं सेंटेंस के अंदर। यहाँ तो हम अपने सीधे सीधे सब्जेक्ट मिस्टर हाशिम से रेफ़र हैं, तो इस वजह से हम हु यूज़ करेंगे। लेकिन अगर इन केस किसी सेंटेंस में हम लोग अपने सब्जेक्ट को रेफ़र कर रहे होते हैं तो फिर हम होम का यूज़ करते हैं। ठीक है? और विच नहीं आ सकता क्योंकि विच तो हम लोग नॉन लिविंग पर्सनस के लिए रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 देखें, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ कार एक्सीडेंट्स डैश रिपोर्टेड। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ कार एक्सीडेंट्स हैव बीन रिपोर्टेड। ठीक है, अगर इसको देखें हैव बीन क्यों आएगा? क्योंकि ये इंडिकेट करे कि कार एक्सीडेंट्स हैव बीन कंटिन्यूसली रिपोर्टेड अप प्रेजेंट टाइम, कि इस मौजूदा वक्त तक कार एक्सीडेंट्स की रिपोर्ट मिलती जा रही है कंटिन्यूसली। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जो एम्फेसाइज कर रहा है एक ऑन गोइंग नेचर ऑफ एक्शन के ऊपर। ठीक है, जैसे कार एक्सीडेंट्स हैव बीन रिपोर्टेड, कार एक्सीडेंट्स
की मालूमात रिपोर्टेड हो चुकी है, कर रहे हैं, इस तरह हम लिखेंगे कि ये मतलब एक कंटिन्यूस काम है, स्टिल उस पर काम कंटिन्यू है और जितना हो रहा है वो हो चुका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, अहमद डैश मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसको अगर आप उर्दू में चेंज करें, अहमद नो मी फॉर, नो तो नहीं आ सकता क्योंकि अहमद सिंगुलर है। हैव नोन मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, नहीं, अहमद मुझे जान चुका है बहुत अरसे से, ये सेंस नहीं बन रही। अहमद नोज मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, अहमद मुझे लंबे अरसे से जानता है, यस। अहमद न्यू मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, अहमद मुझे लंबे अरसे से जानता था। तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है कि अहमद मुझे लंबे अरसे से जानता है। और क्योंकि अहमद सिंगुलर है तो इसके साथ यहाँ पर नोज आएगा। क्यों? क्योंकि वर्ब प्लस एस हमारा सिंगुलर होता है। इसके ये देखिए मैंने लिखा है, अहमद इज अ सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट एंड व्हेन यूजिंग द प्रेजेंट टेंस वी यूज नोज, नो फॉर प्लूरल एंड न्यू फॉर पास्ट टेंस. So have known is used for present perfect tense but it doesn't fit in this context. So the correct sentence will be Ahmad knows me for a long time. क्वेश्चन नंबर 5 है, ही इज़ अप्रिशिएटेड फॉर बीइंग एम्बीडेक्स्ट्रस. याद रखो, देखो जो एम्बी होता है ना, एम्बी इसका मतलब होता है टू। जैसे कंपाउंड में हम कहते हैं टू, तो इस तरह एम्बी जिधर भी लगा होना, एम्बी का मतलब होता है टू। तो अब इसमें ऐसी स्किल यानी कोई ऐसी चीज़, पहले ऑप्शन है एक्टिव एंड स्किलफुल, नहीं, इसमें किसी टू का जिक्र नहीं है। ऑप्शन बी है यूजेस स्किल्स एंड विजडम, ये भी नहीं है। यूजेस बोथ हैंड्स फॉर सेम स्किल्स, यस। एम्बी डेक्स्ट्रस से पता चल रहा है कि कोई दो क्वालिटीज का होना, तो यानी कोई दोनों हाथ अपने सेम स्किल्स के लिए यूज कर सकता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। बीइंग एम्बीडेक्स्ट्रस मीन्स दैट समवन कैन यूज बोथ देयर लेफ्ट एंड राइट हैंड्स विद इक्वल स्किल एंड डेक्स्ट्रिटी. इट्स वैल्यूएबल स्किल दैट अलाउज देम टू परफॉर्म टास्क इफेक्टिवली विद आइदर हैंड. दोनों हाथों का इस्तेमाल इक्वल स्पीड और इक्वल महारत के साथ इस्तेमाल करना जो है वो एक वैल्यूएबल स्किल है, तो वो बहुत ज़्यादा एम्बीडेक्स्ट्रस है. क्वेश्चन नंबर 6 देखें, ही विजिटेड द गेटोस फॉर द फर्स्ट टाइम. ये गेटोस का मतलब क्या है वो पूछ रहे हैं, तो गेटोस कहते हैं कि अंडर प्रिविलेज्ड एरिया. ठीक है, एक इम्पोवराइज्ड या डेंसली पॉपुलेटेड एरिया जिसके अंदर इतने लोग हैं कि बिल्कुल माइनॉरिटी ग्रुप्स में और मार्जिनाइज्ड कम्युनिटीज़ में भिटे हुए हैं और कोई उधर किसी चीज़ का ख्याल नहीं है. अंडर प्रिविलेज्ड एरिया है, ठीक है, सेग्रीगेटेड नेबरहुड्स है और पुअर लिविंग कंडीशंस है, इसको गेटोस एरिया कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 है, माई फ्रेंड हैज़ अ फाइन डैश ऑफ ओल्ड स्टैम्प्स. तो यहाँ पे हमें डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है जिसमें कलेक्शन करेक्ट है. ये डिफरेंट चीज़ें जो ग्रुप्स है ना, ये डिफरेंट ग्रुप, ब्रिज, बैंड, ये डिफरेंट चीज़ों के लिए ठीक हो सकता है. जैसे ये बैंड है, बैंड हम कहते हैं म्यूजिशियंस का होता है. कलेक्शन हम लोग कहते हैं आइटम्स की, जैसे स्टैम्प्स, कॉइन्स और आर्ट वर्क ही. ब्रिज हम रेफर करते हैं कि एक कार्ड गेम है जो दो पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करता है. ठीक है, उसके बाद ग्रुप जो होता है, ग्रुप भी स्टैम्प्स का हो सकता है लेकिन वो एक तरह की स्टैम्प्स का कलेक्शन हो सकता है. लेकिन जहाँ पे जो कलेक्शन है, कलेक्शन में हम मोर देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैम्प्स को कलेक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ किसी स्पेसिफिकली हमें क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि उसने सेम टाइप्स की कलेक्शन की या डिफरेंट की, तो इस वजह से हम यहाँ पे अपना कलेक्शन लिखेंगे, ग्रुप नहीं लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 8 देखें, चूज द करेक्ट ऑप्शन. एवरी वन ऑफ द प्रिजन्स आर फुल. पहला ऑप्शन ही पढ़ा तो आप लोग को पता चल गया कि एवरी वन आया, तो एवरी वन जब भी आता है हमारा जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है. तो अब देखें, आर प्लूरल है, हैड, एवरी वन ऑफ द प्रिजन्स हैड फुल, ये कोई सेंस ही नहीं बन रही. हैव प्लूरल है और एवरी वन ऑफ द प्रिजन्स इज फुल बिल्कुल करेक्ट है. क्यों? क्योंकि एवरीवन सिंगुलर है और इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो भी सिंगुलर होगा. इससे मुराद ये है कि ईच इंडिविजुअल प्रिजन बीइंग फुल, हर मतलब इंडिविजुअल प्रिजन जो है, हर कैद खाना भरा हुआ है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9 है, द हेडमास्टर डैश टू स्पीक टू यू. ठीक है, उर्दू में इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, हेडमास्टर आपसे बात करना चाह रहा है, नहीं बन रहा कोई सेंस. ठीक है, ये प्रेजेंट की बात हो रही है कि हेडमास्टर आपसे बात करना चाहता है, तो वांट्स आएगा. ठीक है, wants is the present tense of the verb. In this context we are talking about something that is happening now or in the present. कुछ अभी हो रहा है present में, तो present tense appropriate है. दूसरे options जो हैं वो present continuous और past continuous वगैरह को show कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे इतने fit नहीं है. अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, knowledge and wisdom dash no time for connection. knowledge and wisdom आर नो टाइम, देखो कोई सेंस ही नहीं बन रही. नॉलेज भी और विजडम भी ये एक प्लूरल नाउन मिलके बना रहे हैं, क्योंकि नॉलेज डिफरेंट कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है, विजडम डिफरेंट कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है, दानाई और इल्म. ठीक है,
तो इस वजह से यहाँ पे जो हम देखेंगे ना, टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है और इसको कंसिडर प्लूरल नाउन किया जाता है, इसलिए इसके साथ एक प्लूरल वर्ब ही आएगा। तो प्लूरल वर्ब यहाँ पे हमारे पास हैव भी है और आर भी है, लेकिन देखो नॉलेज एंड विजडम आर नो टाइम फॉर कनेक्शन, नो पोजेशन शो हो रही है, नॉलेज एंड विजडम हैव नो टाइम फॉर कनेक्शन, तो इस वजह से ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 11 देखें, ईच ऑफ 3 बॉयज, ईच आ गया तो क्या आएगा, ईच के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आगे फॉलो होता है, लव्स टू राइट, ठीक हो गया। In this sentence, each is singular, so we use the singular verb from loves to agree with it. Each of the boys refers to individual boys, and when discussing individual, हर एक की बात जब हम करेंगे, each से मुराद हर एक बच्चा है, तो फिर हम लोग singular verb का यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, चूज द करेक्ट स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस। मिस्टर शान, सबसे पहले देखिए क्या मिस्टर शान कैपिटल में लिखे क्योंकि एक प्रॉपर नाउन है, तो ये सब में ठीक है। कोमा लगे आगे, विद हिज फैमिली टुगेदर गोज टू इंग्लैंड, with his family together, कोई सेंस नहीं बन रही। मिस्टर शान कोमा टुगेदर विद हिज फैमिली कोमा गोज टू इंग्लैंड, तो ये सबसे बेस्ट अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी भी आप लोग को मिलता जुलता लगेगा, लेकिन ध्यान रखना है कि मिस्टर शान की बात हो रही है तो वो सिंगुलर है। ये जो टुगेदर विद हिज फैमिली है, इस फ्रेज के बाद जो वर्ब लगेगा ना वो मिस्टर शान के अकॉर्डिंग लगेगा। मिस्टर शान सिंगुलर है तो यहाँ गोज लगेगा, ऑप्शन सी में गो लगा है तो वो रॉन्ग है, ठीक है। मिस्टर शान टुगेदर विद हिज फैमिली, ठीक है, टुगेदर विद हिज फैमिली हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ये हम एब्सोल्यूट फ्रेज कह सकते हैं कि ये हमें मिस्टर शान के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि अपनी खानदान के साथ वो जा रहा है इंग्लैंड। Together with his family goes to England. The current punctuation include the use of comma to separate the introductory phrase. ये जो introductory phrase है together with his family, इसके शुरू में भी और end में भी comma लगेगा, बाकी sentences इसको separate करने के लिए, और singular verb मिस्टर शान की वजह से आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, आइडेंटिफाई द एरर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द इंग्लिश मैन, अब देखिए इंग्लिश मैन स्पेसिफिकली हम प्रॉपर नाउन कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे तो ई बढ़ा आना चाहिए, ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी ठीक है, द इंग्लिश मैन, ठीक है, द इंग्लिश मैन यहाँ पे भी ठीक लिखा है, लेकिन इंग्लिश मैन के बाद यहाँ थिंक है और इंग्लिश मैन तो सिंगुलर है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी में थिंक्स है डैट ही एंड हिज कंट्री आर द बेस्ट, ऑप्शन डी देखते हैं क्या है, द इंग्लिश मैन थिंक, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है क्योंकि उसमें इंग्लिश मैन को कैपिटल किया है, प्रॉपर उसकी कैटेगरी है, और थिंक्स लिखा है क्योंकि वो सिंगुलर है। और फिर कंट्री और वो ही एंड हिज कंट्री दो सब्जेक्ट्स है, एंड से कनेक्ट तो उनके साथ प्लूरल वर्ब आएगा आर, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखें तो करेक्ट स्पेलिंग एपरेटस के APPARATUS होते हैं, ठीक है। अगर आप लोग देखें अगला क्वेश्चन नंबर 15, तो करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे पूछे हैं हमसे मर्सेंड्री के, ठीक है। तो मर्सेंड्री के करेक्ट स्पेलिंग होते हैं ऑप्शन सी जो है MERCENARY, ठीक है जी। तो ये थे हमारे आज के, ये देख लीजिएगा गौर से, MERCENARY, ठीक है, मर्सेंड्री। मर्सेंड्री का मतलब ये होता है कि प्रीमियरली कंसर्न्ड विद मेकिंग मनी एट द एक्सपेंस ऑफ एथिक्स, ठीक है। मर्सेंड्री एक मतलब होता है कि सोल्जर टाइप बंदा होता है, ठीक है, जो कि फॉरेन आर्मी को सर्व करता है। और मर्सेंड्री वो बंदा होता है फॉर पे और सॉलिड, यानी वो अपने वतन के लिए अपनी पेट्रोटिज्म की वजह से नहीं लड़ रहा होता, बट फॉर द वेग ऑफ मनी के लिए लड़ रहा होता है, तो उस बंदे को बोलते हैं मर्सेंड्री, MERCENARY, मर्सेंड्री, इस तरह की प्रोनाउंसिएशन है इसकी, मर्सेंड्री, मर्सेंड्री, MERCENARY, मर्सेंड्री, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट नम्स 2022 इंग्लिश पोर्शन। अच्छे से इसको देख लीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड देन मस्ट मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मस्ट सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल टू ऑल योर फ्रेंड्स, कि सबको पता चल सके कि पास्ट पेपर सोल्यूशन फॉर्म में, एक्सप्लेन फॉर्म में यहाँ पर अवेलेबल हैं और सब इससे फ़ायदा उठा सके। जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को ये डिस्कशन कैसी लगी।